हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है ये, और आज हम लोग आधा चैप्टर खत्म कर देंगे। और ये चैप्टर को बेसिकली मैं 2 लेक्चर में ख़त्म करूँगा। पहले लेक्चर में आपको छोटी मोटी बातें और लॉस बताऊँगा, दूसरे लेक्चर में मोल कंसेप्ट बताऊँगा। ठीक है, बोर्ड और एनसीईआरटी में इसमें फ़र्क क्या है? देखो, जो बोर्ड की बुक है ना, उसने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को 2 चैप्टर में खत्म किया है। पहला चैप्टर तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, बट दूसरा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिर तीसरा भी है वहाँ पर बेसिक एनालिटिकल टेक्निक, बट वो इन्वॉल्व नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही अपनी बोर्ड का दोनों चैप्टर एक ही में दे दिया है। मतलब आप इन 2 चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में तो आप कुछ लॉस पढ़ेंगे और फिर मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास वगैरह। फिर दूसरा चैप्टर इसमें मेन है, बोर्ड में जो दूसरा चैप्टर उसमें सब चीज़ें, जैसे इंपेरिकल फार्मूला हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स, बाकी सारी चीज़ें। बट एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब मैं आपको फिजिक्स में समझा चुका हूँ, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं कि ईजी है वो सब। ठीक है, और पहले चैप्टर को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में समझ लेंगे। आज मैं आपको लॉस बता दूंगा और छोटी मोटी बातें, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग मोल कंसेप्ट सीखेंगे, जिससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है नीट या जेई में। फिर सेकंड चैप्टर में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि जो बोर्ड का सेकंड चैप्टर है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइडिया मिल गया कैसे कैसे डिवाइडेड है अपना। ठीक है, तो अपनी बोर्ड की बुक में देखो, सबसे पहले केमिस्ट्री का डेफिनेशन दिया है। केमिस्ट्री क्या होता है? देखो, केमिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ मैटर। कोई भी एक मैटर है। मैटर क्या होता है? देखो, कई सारे एटम होते हैं, एटम मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स मिलके बनते हैं मैटर। ठीक है, तो मैटर्स वही होते हैं जो कई सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए रहते हैं। तो मैटर जो होते हैं वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैसियस। ठीक है, तो जो मैटर होता है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में, और साथ ही में उसके सारे फिनोमेना को स्टडी करते हैं जिसमें वो जाता है। मतलब वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, उन सभी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, मैटर का यहाँ पे आप लोगों को क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, नोट्स में आप लोग इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। पहला दिया है प्योर सब्सटेंस, और यहाँ पे दिया है मिक्सचर। ठीक है, और मिक्सचर देखो कैसा हो सकता है। मिक्सचर हो सकता है होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस होता है सिमिलर मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर। ठीक है, और ये होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंस 2 होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? कई सारे एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, बैटरी लो, चलो लगता है एक ही लेक्चर ले पाऊंगा। तो एलिमेंट्स होते हैं 3 टाइप के, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है मेटलॉइड। इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बस समझते जाइए, या फिर टेक्स्ट बुक में इनको नोट कर लीजिए। जैसे ये मीनिंग आप टेक्स्ट बुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कैसे होते हैं? एलिमेंट्स हम लोगों के जो होते हैं वो ऑर्डिनरी तरीके से अनब्रेकेबल नहीं होते हैं, और साथ ही में जो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। मेटल वो होते हैं जो लोग जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होते हैं, मेटलॉइड दोनों कैरेक्टर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में ये सब रखे हुए। तो ये सब आपका हो गया बेसिक्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस वर्सेज मिक्सचर। देखो एग्जाम्पल क्या है? प्योर सब्सटेंस मतलब प्योर मेटल। जैसे लास्ट ईयर हम लोग मेटलर्जी में क्या पढ़ते थे कि मेटल को सेपरेट करना, उसमें से गैंग्यू मतलब गंदे पार्टिकल्स, मतलब जो भी उसमें से प्योर नहीं है उनको निकालना, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, उनको निकालना। तो वो निकालने के बाद प्योर सब्सटेंसेस हम लोगों के बचते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स का यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है पेंट, कॉन्क्रीट, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर मेटल्स का यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको दिया गया है। मेटल लस्टरस होते हैं और हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो लोग नोट्स बनाते हैं उन लोग इसको नोट कर रहे होंगे, बट कोई ज़रूरत नहीं है सब नोट करने की। आप नोट करना शुरू करेंगे लॉज से। ठीक है, अभी नोट नहीं करना है आपको। फिर बाद में देखो, ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज दी है ना, मास, लेंथ, वेट, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब मैं रिपीट नहीं करूँगा, बस यहाँ पे छोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। इनको शीट्स या फिर वायर में हम लोग हैमर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, इनको अगर हम हैमर करेंगे तो ये वायर में कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे ये वायर है, ये वायर में क्या है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर से बना हुआ है, तो वो एक्सटेंडेड है, हैमर किया गया होगा, ठीक है। बट नॉन मेटल्स में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। मेटल शाइनी होते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल नॉन शाइनी होते हैं। मेटलॉइड के पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए उसको मेटलॉइड बोलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल दे दो, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ शुगर। और हेट्रोजेनियस एग्जांपल सैंड इन वाटर। हेट्रोजेनियस मतलब जो प्रॉपरली मिक्स ना हो, जैसे मिट्टी डाल दो पानी में तो मिक्स कहाँ होगी प्रॉपरली। बट होमोजेनियस मतलब सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है। एलिमेंट का एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। कंपाउंड का एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिया। और फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है और टेम्परेचर का कन्वर्जन मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। और बाकी एसआई यूनिट वगैरह देखो मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है फिजिक्स में, तो वो वीडियो से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर इसको नोट नहीं करोगे, फिजिक्स का नोट्स बनाए तो भी चलेगा, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोग जानते हो, गैसियस स्टेट में होते हैं और लिक्विड स्टेट में होते हैं और सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल बहुत ही आसपास होते हैं, लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, और गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं। ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस, ठीक है। सॉलिड में बहुत पास पास। ठीक है, ऐसा जुड़े हुए रहते हैं मॉलिक्यूल्स, एकदम जुड़े हुए, तभी तो वो सॉलिड है। बट लिक्विड में ऐसा नहीं रहता, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर, मतलब इतना दूर तो होते ही हैं, इससे ज़्यादा भी दूर हो सकते हैं। गैसियस में काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ तू वहाँ, ऐसा रहता है इसमें। तो ये हो गए हम लोगों के मैटर्स, ठीक है, स्टेट। तो ये हो गई छोटी मोटी बातें। फिर दिया यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जैसा वो अपीयरेंस दिखाते हैं, जैसा वो दिखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि उनका केमिकली कॉम्बिनेशन कैसे है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ मिठाइयों का, मिठाई जो होती है, हर एक मिठाई देखो अलग अलग दिखती है, कोई वाइट दिखेगा, कोई ब्राउन दिखेगा, कोई ग्रीन दिखेगा, कोई येलो दिखेगा, कैसा कैसा दिखेगा, ठीक है। बट अगर सबको खाओगे तो सब मीठे ही रहेंगे, मतलब सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उनका अपीयरेंस अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गई हम लोगों की छोटी मोटी बातें। फिर इसके बाद टेम्परेचर का कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो सेल्सियस नहीं होता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बट कुछ लोग अभी भी सेल्सियस ही मानते हैं। जब भी आपको कोई भी एंट्रेंस लेवल पे या बोर्ड लेवल पर भी न्यूमेरिकल आएगा, उसमें सेल्सियस में ही दिया रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो लोग 27 पुट करके आंसर पता करेंगे, पता चला गलत आया। क्या गलती की मैंने, अरे केल्विन में लेना है मेरे भाई, सेल्सियस में नहीं सॉल्व करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, फ़ारेनहाइट में देख लो पहले। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप 9/5 और डिग्री सेल्सियस प्लस 32 से इस इक्वेशन से आप पता करोगे। सपोज सेल्सियस में टेम्परेचर है 20, तो यहाँ 20 पुट करोगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 प्लस 32 68 आ जाएगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और केल्विन में करना रहा तो क्या करोगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, दैट्स इट। इसको हम डिटेल में समझेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि फ़ारेनहाइट का इतना उल्टा इक्वेशन कैसे है, केल्विन का इतना सीधा कैसे है, सेल्सियस को 0 से 100 कैसे मानते हैं, ठीक है। लिमिट कैसे डिफाइन करते हैं, जहाँ पे वाटर, जहाँ पे सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, मतलब जहाँ पे मेल्ट होता है वाटर की बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग बोल देते हैं लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और जहाँ पे बॉयल होता है उसको बोल देते हैं हाईएस्ट पॉइंट। इस तरीके से रेंज हम लोग डिसाइड कर, ठीक है। तो केल्विन का जो देखो रेंज होता है, ऐसे ही वो होता है 273 से 373 तक, ठीक है। और 0.15 लगाना मत भूलना, जैसे यहाँ पे नहीं है बट आपको ऐड करना है। मतलब ऐसे जब न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट सपोज आपको कभी एमसीक्यू में पूछ लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो कई सारे बहुत समझदार विद्यार्थी होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, है ना। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, लिख देंगे 273 केल्विन, नो, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.15 केल्विन, ठीक है, ऐसा, ठीक है। चलो, तो अगला है आपका फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की रेंज क्या है, फ़ारेनहाइट की रेंज है 32 से 212। जैसे अमेरिका वगैरह में, जैसे हम लोग देखो सेल्सियस ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट केल्विन है, वैसे ही अमेरिका में फ़ारेनहाइट का ज़्यादा यूज़ होता है।
ठीक है, क्योंकि भैया उनके लोगों ने इसको इन्वेंट किया था। इंडिया वालों ने क्या इन्वेंट किया है बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। तो ये हो गई मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें। अब इस पर न्यूमेरिकल आपको दिया है, झट से करवा देता हूँ मैं। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, कुठे दिला है, ओके। 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में और 30 डिग्री सेल्सियस को भी कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में। करो 40 को करो और 30 को करो। 40 को यहाँ पुट करो, 9/5 इंटू 40 प्लस 32, ये देखो 5 8 जा हो जाएगा, 9 8 जा 72, 72 प्लस 32 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और 30 पुट करोगे तो 86 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल हलवा है, आप लोग खुद से ट्राई करें। बाकी हम लोग तो अब मेन चैप्टर शुरू करते हैं लॉज से, ठीक है, कि केमिकल पर किन किन लोगों ने क्या क्या लॉ दिए। चलो इनको नोट कर लो, ये ज़रूर नोट कर लेना और ये सब भी नोट कर लेना क्योंकि बहुत अच्छा लिखा है मैंने, वेस्ट मत जाने देना, ठीक है। चलिए तो पहला देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल्स किस तरीके से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद किस तरीके से वो अपना कंपाउंड बनाते हैं। मतलब जैसे कार्बन है और वो O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो C+O2 CO2 तो बन गया, बट साइंटिस्ट बहुत ही महान होते हैं, वो ये भी देखना चाहते हैं कि ये एलिमेंट कंबाइन किस तरीके से कर रहा है। क्या पता इसमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको मैं लॉ बोल दूँ, ठीक है। जैसे आप न्यूटन्स के लॉज को जानते हो, आप मानते भी हो, बट उनको एकदम सिंपल समझते हो कि यार हाँ सही बात तो कही है न्यूटन ने कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाओगे वो रुकेगा नहीं, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाओगे वो चलेगा नहीं। बट वो टाइम पे वो चीज़ें आम बात नहीं थी। आज हमें बहुत कुछ मालूम है बट उस टाइम पे कुछ नहीं मालूम था लोगों को, ठीक है। इसी वैसा ही इसमें भी है। तो केमिकल रिएक्शन तो होता था बट पब्लिक देखते रह जाती थी आखिर हो कैसे रहा है। आज हमें मालूम है कि ऐसा 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 वैसा हो जाता है, बट उस टाइम उन लोगों को नहीं मालूम था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला लॉ है और ये लॉ ये कहता है कि मास ना बनाया जा सकता है, मास ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एनर्जी की तरह, ठीक है। मास जो होता है वो कभी क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे कैसे, मैं लकड़ी को फोड़ दूं, लकड़ी तो टूट गई पूरी, डिस्ट्रॉय हो गई। वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो सिर्फ पीसेस में बट गई हैं। सभी पीसों को जोड़ोगे, पीसेस को सभी जोड़ोगे तो वजन करोगे फिर से 1 किलो आ जाएगी लकड़ी, अगर 1 किलो की रही होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे 995 ग्राम आ रहा है, तो 5 ग्राम टुकड़ा खो गया है, ढूंढो उसको, ठीक है। जैसे मैं अभी मोबाइल तोड़ दूँ, ऐसा नहीं करूँगा मैं, बोर्ड तोड़ दूँ, नहीं ये भी नहीं करूँगा मैं, क्या करूँ फिर जैसे मैं मार्कर तोड़ दूँ तो ये मार्कर तोड़ने के बाद अगर मैं इसको दोबारा से वजन करूंगा तो उतना ही इसका मास रहेगा। मास को मैं डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकता। क्या मैं मास बना सकता हूँ? ये तो और भी असंभव है। जब हम उसको खराब ही नहीं कर सकते तो बना कैसे सकते हैं? जिस चीज़ को हम खराब कर देते हैं उसको बनाना जब हार्ड होता है, जिस चीज़ को हम खराब ही नहीं कर सकते उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। फालतू बातें थी वो सब, ध्यान से इस बात को देखो। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यही नाम है ना इसका, देख लेता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ओके। जैसे सपोज कार्बन बर्न हो रहा है और O2 के साथ, ठीक है, ये CO2 बना रहा है। सपोज कार्बन का मास था 1.8 ग्राम, O2 का मास है 2 ग्राम, तो CO2 जो आएगा इसका मास 3.8 ग्राम होना ही होना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये 1 ग्राम है, ये 2 ग्राम है तो ये 3 ग्राम नहीं रहेगा, ये 4 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना इसका मास जितना इसके मास से कंबाइन करेगा उतना ही आएगा। लास्ट ईयर आपने 3rd चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, AgCl NaNO3 का, है ना, वहाँ पे ऐसा रखा हुआ था और मेजरमेंट वहाँ पे दिखा रहा था। तो उसमें यही पूछा था कि ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, यही लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिख लो इसको अच्छे से, इस पे क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आएंगे जो मैं लॉज बताऊंगा, बट आगे चल के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए कई जगहों पर, ठीक है। स्कूल लेवल पर आपको पूछा जा सकता है कि क्या ये चीज़ ऐसा लॉ फॉलो करती है या नहीं फॉलो करती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिएक्टेंट का मास जोड़ना होगा और प्रोडक्ट के मास के साथ मैच करना होगा। अगर मैच करता है तो लॉ वैलिड है और अगर मैच नहीं करता है तो लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बस आपको स्टेटमेंट पूछेगा तो आपको लिख देना है सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट, दैट्स इट। अभी याद कर लो, ठीक है। ये हो गया पहला लॉ। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए तो सेकंड वाला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये कहता है अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ठीक है। कुछ नहीं समझा। एक कंपाउंड जो होता है वो सेम प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स को कंटेन करता है जैसे कि उनके एटॉमिक वेट रहते हैं। कुछ नहीं समझा है ना। ये लोग डेफिनेशन ही ऐसा बनाते कि समझे ही ना। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं।
सपोज आपके पास नॉर्मल वाटर है, यहाँ पे आपके पास ये बारिश का पानी है, रेन वाटर है, और बारिश के पानी के साथ यहाँ पे आपके पास गटर का पानी है, ड्रेनेज वाटर है, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर में H2O 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 इसका प्रपोर्शन क्या होगा? देखो अब आ रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 2:16। 2:16 क्यों? क्योंकि H2O है ना, तो एटॉमिक मास 1 होता है, बट यहाँ 2 है तो इसीलिए 2:16। ये भी 2:16, ये भी 2:16, तो ये आ जाएगा 1:8 1:8 1:8। मतलब चाहे जिस भी जगह का पानी हो, ड्रेनेज की जगह कुछ और लिख लेना, फिल्टर लिख लेना, ठीक है, फिल्टर वाटर। तो चाहे जैसा भी पानी हो, वहाँ पर जो भी रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, हाँ रेशियो वो सेम होगा, है ना, चाहे जो भी पानी हो। जैसे यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया गया है कि क्यूप्रिक कार्बोनेट है, ठीक है, जैसे जोसेफ ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने। तो यहाँ पे क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जांपल आपको दिया गया है। तो इसमें बोला गया एक बार नेचुरल सैंपल लिया गया और एक बार लेबोरेटरी में बनाया हुआ सिंथेटिक सैंपल लिया गया, ठीक है। तो उसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विथ परसेंटेज ऑफ कार्बन जो पाया गया वो सेम टू सेम पाया गया। कितना पाया गया? 51.35, 38.91, 9.74, 9.74, 38.91, 51.35, ओके। तो ये हो गए हमारे परसेंटेज ऑफ कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है। तो वहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बार नेचुरल सैंपल लिया गया क्यूप्रिक कार्बोनेट का और एक बार सिंथेटिक सैंपल लिया गया। दोनों ही बार उन्होंने देखा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन और कॉपर सेम टू सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, एग्जैक्टली वो सेम प्रोपोर्शन में उन चीज़ों को कंटेन करेगा जैसे कि उनका वेट होगा, एटॉमिक वेट के हिसाब से। जैसे अगर हम लोग इधर परसेंटेज निकाले तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आएगा? देखो 2 को 16 से डिवाइड करो, 1/8, 8 को 1 से डिवाइड करो, 1 को 8 से, ओके ओके ओके, 0.1125, ठीक है। तो 0.125 को, हाँ, तो इसमें देखो हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा 12 और ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा 88। यहाँ भी होगा 12, 88, यहाँ भी होगा 12 और 88, ठीक है। मतलब चाहे जो भी सैंपल आप उठा लो, एग्जैक्टली वो सेम प्रपोर्शन में वो अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे आप लोग क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जांपल देख सकते हो या वाटर का एग्जांपल देख सकते हो, चाहे जो भी वाटर हो हर जगह ये सेम टू सेम ही रहेगा। तो मिला जुला के कहना यही है कि सोर्स चाहे जो भी हो, ध्यान से सुनो, लॉज को जल्दी कोई समझता ही नहीं है, ठीक है। लॉज मतलब जल्दी किसी को समझ में ही नहीं आते कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। सोर्स चाहे जो भी हो, चाहे वो सिंथेटिक सोर्स हो, चाहे वो नेचुरल सोर्स हो, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो गटर का पानी हो, लेकिन हर जगह पर जो इनका प्रपोर्शन होगा वो एज सेम एज नेचुरल होगा, हर जगह सेम होगा, ठीक है। चाहे आप खुद से क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाओ या फिर आप नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट लाओ, हर जगह पर जो उनका प्रपोर्शन होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 60% आ रहा है, यहाँ पे 30% आ जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, हर जगह सेम टू सेम होगा। यही इस लॉ का कहना है, ठीक है। इससे आसान शब्दों में आपको नहीं मिलेगा। और ध्यान से, अब भी कभी नोट्स बना रहे हो तो मैंने जो हिंदी में बोला उसको लिख लो, नहीं सुनाई दिया आप रिवाइंड कर लो, ठीक है। चलो अब अगला लॉ देख, चलिए। तो एकदम ध्यान से लॉज को सुनते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। लॉ नंबर 3, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 5 लॉज है टोटल। तीसरा लॉ ये कहता है कि जब दो एलिमेंट ए और बी एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएं तो द मास ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइंस विद द गिवन मासेस ऑफ ए आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। कहना क्या चाहता है भाई? इन लोग ऐसा लॉ लिखते हैं ना, समझता ही नहीं है। देखो, ए और बी जब एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड बनाएं, पहले इसको समझते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे या कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। इतना समझा? वही है पहली 2 लाइन का मतलब कि जब 2 एलिमेंट मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, ठीक है। फिर जो मास एलिमेंट बी का होता है वो जो कंबाइन होता है ए के साथ, ठीक है, गिवन मास ऑफ ए, उनका जो रेशियो होता है वो स्मॉल होल नंबर्स में होता है, ठीक है। जैसे आपका बच्चों वाला एग्जाम्पल C+O = CO, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, एक का मास देखो यहाँ पे फिक्स है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है,
तो वो फिक्स है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। तो एक का एटॉमिक मास तो फिक्स है बट दूसरे का चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब 2 एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो जो बी वाला एलिमेंट है जो ए के साथ कंबाइन होता है अलग अलग तरीके से, उनका जो एटॉमिक मास होता है, उनका जो मास होता है वो स्मॉल होल नंबर में होता है। जैसे यहाँ पे हम मास किसका निकालेंगे 16:32 का, तो 32:16 करोगे तो 2:1 आएगा स्मॉल होल नंबर में, ठीक है 2:1। तो इस लॉ का यही कहना है। देखो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे H2 + O = H2O, ठीक है। और एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। अब यहाँ पे देखो H2 का मास तो फिक्स है बट ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है। तो ये जो 32:16 है ना, ये देखो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में, ठीक है। और एक एग्जांपल एक और दिया आपके टेक्स्ट बुक में कि ओके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही है, ओके एक और था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, देखो ठीक है। ऑक्सीजन ही क्यों है भाई, कुछ और नहीं है। चलो SO2 और SO3, SO2 और SO3, S देखो एक का मास यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, एक का मास फिक्स है और दूसरे का मास चेंज होके कंबाइन हो रहा है। तो ये जो चेंज है ना, इस चेंज का अगर रेशियो निकालोगे तो ये स्मॉल होल नंबर में आएगा। जैसे ये है 32, ये है 48, 48:32 करो कितना मिलेगा 3/2, 3:2, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कोई और एग्जांपल है? नो एग्जाम्पल। चलो ऑक्सीजन का ही है, ठीक है। तो समझ गए ना, एक का मास यहाँ पे फिक्स है और दूसरे का मास चेंज होके उसी से कंबाइन हो रहा है। तो जो भी चेंज होगा, मतलब जो भी यहाँ पे चेंज हुआ है, उसका अगर रेशियो निकालेंगे दोनों जगह तो वो स्मॉल होल नंबर में आएगा, ठीक है। एक का मास फिक्स और दूसरे का चेंज हो रहा है तो वो जो दूसरे का रेशियो निकालोगे वो स्मॉल होल नंबर में आएगा। जैसे C+O C+O2 में O:2O2 कितना आया 1:2, और यहाँ पे O:2O2 2:1 या 1:2। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये कितना आया 32 और 48, इसका रेशियो 3:2। तो स्मॉल होल नंबर में, ऐसा नहीं है 10:16 आ जा रहा है, 16:32 आ जा रहा है, 16:18 आ जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। बड़े नंबर्स नहीं होंगे, छोटे छोटे नंबर्स 5 तक 9 तक, ठीक है, ठीक है। तो ये लॉ समझ में आया। चलिए तो चौथा लॉ आता है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ क्या कहता है, देखो पहले हम लोग ऐसी भाषा में समझते हैं जो समझ में नहीं आएगी, फिर हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे। When gases are combined or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure। कुछ समझ में नहीं आया, बस आखिरी की 2 लाइन समझ में आई कि गैसेज सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं। लॉ देखो कहता क्या है, सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है और मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ ऑक्सीजन, बन जाएगा वाटर, ठीक है, बन जाएगा वाटर। तो हाइड्रोजन जो है वो 100 मिलीलीटर है, या फिर मैं इसको 2 वॉल्यूम बोल सकता हूँ। ऑक्सीजन 50 मिलीलीटर है, मतलब ये तो मेजरमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट से होता है, ठीक है, कि इसमें इतना ऐड करेंगे तो इतना बनेगा, जानते होगे आप लोग। और ये हो गया 100 मिलीलीटर, तो ये भी हो गया 2 वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो, अगर हम इन तीनों का रेशियो लें तो 100:50:100 कितना आएगा 2:1:2। तो वॉल्यूम भी तो वैसा ही है 2:1:2। तो ये जो रेशियो आया है ना, यही कहना है इस लॉ का कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैसेस हैं, तो जब गैसेस कंबाइन करती हैं केमिकल रिएक्शन में या प्रोड्यूस होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो जो इनका रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है, स्मॉल रेशियो होता है। 2:1:2 इज अ स्मॉल रेशियो, बट एक कंडीशन है कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, प्रेशर सेम रहना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा और ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, जैसे N2 + 3H2 ये देता है हमें अमोनिया, ठीक है, 3NH2। ओके, मैं थोड़ा पीछे लिखता हूँ, N2 + 3H2
गिव्स आउट 2NH3। ठीक है, तो ये देखो हुआ क्या यहाँ पे, हम लोगों के पास 60 मिलीलीटर अमोनिया था, 180 मिलीलीटर हाइड्रोजन था और उससे लास्ट में 120 मिलीलीटर अमोनिया तैयार हुआ। ये देखो ये इक्विलिब्रियम की साइन है। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर है केमिस्ट्री में 12, वहाँ पर आप समझोगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी इतना समझ लो, इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन की दोनों तरफ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, N2+3H2 से 2NH3 भी बन रहा है और 2NH3 से ये भी बन रहा है, इतना समझ लो। ठीक है, वरना ना समझ में आए तो एरो बना दो, बात खत्म। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालो। मान लेते हैं हम लोग 60 ml 1 वॉल्यूम है, तो इसको 1 दे दो, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, तो रेशियो क्या आया 1:3:2। ठीक है, तो ये जो रेशियो आया एक सिंपल रेशियो आता है, यही कहना था गेल-लुसेक्स का। ठीक है, तो 60 ml को हमने 1 वॉल्यूम मान लिया, तो 180 ml क्या हो जाएगा, 180 को 60 से डिवाइड करो 3 वॉल्यूम, 120 को 60 से 2 वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका रेशियो आ गया 1:3:2। तो ये लॉ हो गया हम लोगों का 4th वाला। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लो इसको। अब देख लेते हैं लास्ट लॉ। चलिए, तो आज के लेक्चर का लास्ट लॉ देख लेते हैं और इसके बाद डेल्टन्स एटॉमिक थियरी दे दी हुई है। पता नहीं इनको क्या हुआ था, ऑलरेडी 4th चैप्टर में सब कुछ दोबारा से आएगा। ठीक है, तो टेंशन मतलब डेल्टन्स एटॉमिक थियरी मैं वहीं पे कवर करूंगा। वैसे ये थियरी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, ये सिर्फ ये बोलती है कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एक एटम होता है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। सारी बातें झूठ थी थियरी। ठीक है, तो डेल्टन एटॉमिक थियरी में जितनी बातें सबकी सब झूठ थी। ठीक है, तो पहली है कि तोड़ा नहीं जा सकता इसको, सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। ठीक है, तो कंपाउंड जो बनते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। केमिकल रिएक्शन में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम होता है, मतलब एटम को कभी बनाया नहीं जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से भी ये सारे लॉज एक्सप्लेन किए गए थे, इसीलिए यहाँ पे उसको ऐड किया गया है। फिलहाल आप उनको नोट कर लीजिए, कुछ खास है नहीं उसमें। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या कहता है। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज, इसको एक हाइपोथेसिस माना जाता है। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब उनकी सिर्फ सोच, जिस सोच को एक्सपेरिमेंटली सही साबित किया गया कि कोई भी गैस रहने दो। ठीक है, चाहे 100 ml ऑक्सीजन रहने दो, चाहे 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड रहने दो। ठीक है, ओके, 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड रहने दो या 100 ml हाइड्रोजन रहने दो या फिर ऑक्सीजन रहने दो, जो भी रहने दो, सबके सब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगी। जैसे इसको मैं मान लूँ ए मॉलिक्यूल, तो ये भी कंटेन करेगी ए मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उनके अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे वो भी सेम होंगे। ठीक है, आगे हम एवोगैड्रो नंबर वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, उसका टेंशन मत लो। फिलहाल इतना समझ लो कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, वरना काम नहीं होने वाला। उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सपोज 100 ml ऑक्सीजन में 100 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मुझे बताओ 100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बताओ। 100 ml में 100 मॉलिक्यूल, तो 50 ml में 100/2, क्योंकि ये आधा हुआ है तो ये भी आधा होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, CO2। ठीक है, तो 50 ml O2 में अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 25 ml हाइड्रोजन में उसका आधा मतलब 50 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का एवोगैड्रो लॉ था। ठीक है, तो ये छोटी सी बात एवोगैड्रो ने कही थी, जो कि हम लोगों का लास्ट लॉ था। इसके बाद डेल्टन एटॉमिक थियरी दी गई है। डेल्टन एटॉमिक थियरी क्या कहती है कि मैटर में छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं जिनको हम एटम बोलते हैं। एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और जितने यहाँ पे लॉज दिए गए थे केमिकल्स के, वो सभी डेल्टन एटॉमिक थियरी से वैलिड थे। ठीक है, कंपाउंड जो बनाए जाते हैं वो एटम से, वो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं और फिर मैटर हमारे बन जाते हैं। तो यही सारी बातें थी डेल्टन एटॉमिक थियरी की, जो कि आप लोग लिख सकते हैं, हालांकि उतनी ज़रूरी वो नहीं है। सिर्फ ये लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग मोल कंसेप्ट सीखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जेईई और नीट के। ठीक है, थैंक यू सो मच।